नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम के लिए कुछ अलग टॉपिक लेकर आया हूं। आपने आरटीई 2009 तो सभी ने पढ़ रखा होगा। जो आरटीई राइट टू एजुकेशन वाली बात है, अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके संबंध में आपने पूरा पढ़ रखा होगा। लेकिन आपके अलग से टॉपिक दे रखा है राजस्थान के संदर्भ में आरटीई एक्ट, जो कि 2009 नहीं बल्कि 2011 दे रखा है। तो इसमें टोटल जो 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इतनी डिटेल से आपने इस एक्ट को ना ही तो कभी देखा होगा ना ही कभी पढ़ा होगा। साथियों, निश्चित रूप से 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, 4-5 नंबर पक्के कर सकते हो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। तो बिल्कुल पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, प्रश्नों के साथ में डिटेल से। समझ रहे हो बात को? प्रश्नों के साथ में डिटेल से कब लागू हुआ, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या हुआ, सारी चीजें बताने वाला हूं साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए, मैंने पहला प्रश्न यहाँ डाला है। एक बार आप चीजों को समझना, यूं मत कहना कि सर आपने तो प्रश्न प्रश्न करा दिए, डिटेल से पढ़ना था। तो भाई ये डिटेल से ही है, ये डिटेल से ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने कुछ 2-4 प्रश्न मैंने शामिल किए हैं, उसके बाद सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखो, पहला जो प्रश्न यहाँ पर मैंने रखा है, आरटीई एक्ट 2009 का राजस्थान में क्या नाम है। तो देखो, राजस्थान निशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सभी जगह मैंने वही लिखा है। और 2012, 11, 10 और 9, तो भाई ऐसा है, आरटीई एक्ट 2009 का राजस्थान में नाम है राजस्थान निशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। क्या है साथियों? 2011। इस सन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, आपके सिलेबस में भी बता रखा है 2011, बाद में लिख रखा है। तो आरटीई एक्ट राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान निशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आगे जो मैंने प्रश्न शामिल किया है, आरटीई एक्ट 2011 के अनुसार राजस्थान के विद्यालयों में गठित जो कमेटी है, जिसको एसएमसी कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और अभिभावक। तो जो आरटीई एक्ट 2011 राजस्थान के संदर्भ में है, ये क्या कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब एसएमसी का गठन किया जाएगा। और इसका अध्यक्ष कौन रहेगा साथियों? जो भी छात्र वहां पढ़ता है उसके माता पिता में से कोई भी एक मतलब अभिभावक इसके अध्यक्ष रहेंगे। जबकि इसके जो सचिव है, इसका सचिव प्रधानाचार्य जो विद्यालय का होता है वो रहता है। तो यहाँ फोर्थ विकल्प सही है। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एक बार तो आप। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि भाई इसको आरटीई एक्ट को राजस्थान में 2011 के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट, तीसरा जो प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2011 जो राजस्थान के संदर्भ में है के तहत निजी स्कूलों में जो निजी विद्यालय है, उसमें कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है? 20%, 25%, 30% और 40%। तो साथियों, तीसरा जो प्रश्न है, जैसे अपन ने आरटीई 2009 पढ़ा था ना, आरटीई 2009 जो हमने पढ़ा था, उसमें भी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में आरक्षित होती थी। और आरटीई एक्ट 2011 में भी 25% सीटें ही जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निजी विद्यालयों में आरक्षित होती है। सेकंड विकल्प यहाँ पर सही है तीसरे में। अगला चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई? 29 मार्च 2010, 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2009 और 29 मार्च 2012। तो भाई ऐसा है, राजस्थान में आरटीई एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? आरटीई एक्ट 2011 के नाम से जाना जाता है। तो सूचना 2012 में तो जारी नहीं करेंगे, क्योंकि 2011 में तो ये लागू हो गया था, तो ये गलत। 2009 में भी नहीं, 2010 में भी नहीं साथियों, बल्कि 29 मार्च, तारीख याद रखिएगा, 29 मार्च 2011 को। कब? 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। कब की गई थी? 29 मार्च 2011 को।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आने के लायक प्रश्न है साथियों। यहाँ से बिल्कुल सीधे ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आरटी एक्ट 2011 जो है राजस्थान में, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार, 2010 नहीं सॉरी 2011, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 2010 आ गया ये, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। तो 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय, कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा देने वाला विद्यालय, कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा देने वाला विद्यालय और कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा देने वाला विद्यालय। तो आरटी एक्ट 2011 जो राजस्थान के संदर्भ में है, इसमें प्राथमिक विद्यालय का मतलब कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय होता है और उच्च प्राथमिक विद्यालय का मतलब कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यालय है उससे लिया जाता है साथियों। तो यहाँ प्रथम विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे 6ठे प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या है देखिएगा, मैं बढ़ रहा हूँ बिल्कुल पॉइंट की तरफ, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैंने क्या कहा, एक कॉपी उठा लीजिए और एक पेन उठा लीजिए, लिखना चालू कर दीजिए जो जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को। तो 6ठा प्रश्न है, राजस्थान राज्य ने आरटीई की कौन सी धारा के अंतर्गत 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया? धारा 38, धारा 36, धारा 35 और धारा 34। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि भाई आरटी एक्ट 2009 केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को, ये केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अब इसमें जो टोटल साथियों 38 जो धाराएं हैं, कितनी? 7 तो अध्याय और 38 धाराएं हैं। आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो इसमें जो धारा संख्या 38 है, कौन सी धारा? धारा नंबर जो 38 है साथियों, इसमें राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया था कि वह अपने यहाँ पर अपने हिसाब से आरटी एक्ट का कानून बनाकर उसको लागू करे 3 वर्ष के अंदर अंदर। अब देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 को तो भारत में लागू कर दिया, मतलब 2013 तक का समय था। राजस्थान में क्या किया, धारा 38 की शक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया और 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 को पारित कर दिया। अभी लागू नहीं किया है। 29 मार्च 2011 को क्या किया? पारित किया। क्या किया? पारित किया साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़े, आरटी एक्ट 2009 को राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 29 मार्च 2011 को, 30 मार्च 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को और कोई नहीं को हटा दीजिए। जो आरटी एक्ट, आपके आरटी एक्ट जो 2009 है साथियों, इसको भारत में कब लागू कर दिया था? 1 अप्रैल 2010 को, और इसके बाद 3 वर्ष का समय दिया गया पूर्ण रूप से लागू करने का। तो राजस्थान ने 29 मार्च 2011 को इसका जो बिल है उसको पारित किया गया और इसको लागू करने का कार्य 1 अप्रैल 2011 को किया गया। मतलब आरटी एक्ट 2009 जो है ये राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जो अधिनियम है इसमें टोटल धाराओं की बात करें और अध्यायों की बात करें तो मैंने जब ऊपर थंबनेल में, वीडियो के शुरुआत में आपको ऊपर दिखा होगा थंबनेल में कि मैंने लिख रखा है राजस्थान के संदर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, कुल धाराएं 29 और कुल अध्याय 10। तो देखो याद रखना है, यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 जो राजस्थान के संदर्भ में है, इसमें कुल कितने अध्याय है और कुल कितनी धाराएं हैं? तो साथियों इसमें कुल 10 तो अध्याय है और 29 धाराएं हैं। इन 10 अध्यायों के बारे में और उन 29 धाराओं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, पूर्ण रूप से एक एक चीज को समझने वाले हैं। वीडियो लाइक शेयर करिएगा, बहुत ही मेहनत करके ये चीजें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ,
बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो। देखो कमी दिखे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइक शेयर करो, लेकिन कमी नहीं दिखे तो यार कर दिया करो, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो टोटल 10 अध्याय, अध्यायों की संख्या 10 है और 29 धाराएं हैं। जबकि आरटी एक्ट जो 2009 था साथियों, इसमें टोटल 7 तो अध्याय थे, 38 धाराएं थी और एक अनुसूची थी। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, कल भी आरटी के प्रश्न डाले थे, लेकिन आज राजस्थान के संदर्भ में है पूरा। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर टोटल जो 10 अध्याय है, इन 10 अध्यायों में 29 धाराओं को सम्मिलित किया गया है। तो अध्यायवार धारा देखेंगे और धारा के अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई है उसको देखने वाले। कॉपी पेन उठा लेना आप। तो देखो नोट करके लिखा है, जो आपके अध्याय 1 है इसमें सिर्फ धारा 2 को सम्मिलित किया गया है साथियों। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट धारा 2 कैसे आ गई, धारा 1 कहाँ पर की सर। तो देखो धारा 1 को किसी भी अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है साथियों, याद रखिएगा, धारा 1 को किसी भी अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न अगर आ जाए कि आरटीई एक्ट 2011 जो राजस्थान का आरटीई है उसमें टोटल अध्याय 10 है, धारा 29 है, इनमें से कौन सी धारा को किसी भी अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो धारा 1 को किसी भी अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि धारा 1 क्या है, एक स्वतंत्र धारा है साथियों, जिसमें परिभाषाएं दी गई है, जिसमें इसका नाम पूरा बताया गया है। धारा 1 में क्या बताया गया है, जो आरटी 2011 है इसका नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है धारा 1 में, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ये नाम धारा 1 में दे रखा है और इस धारा को अध्याय 1 में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये चीज विशेष तौर पे आपको याद रखनी है। तो ये धारा 1 है जिसमें आरटी एक्ट 2011 का पूरा नाम दे रखा है। नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 आरटी एक्ट 2011 का पूरा नाम है, जिसका उल्लेख धारा 1 में मिलता है और धारा 1 का उल्लेख किसी भी अध्याय में नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि ये एक स्वतंत्र धारा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब अध्याय 1 को शुरू करते हैं। अब अध्याय 1 में पहली धारा तो ये नहीं, अध्याय 1 में सिर्फ एक धारा है, धारा नंबर 2। कौन सी धारा है साथियों, धारा नंबर 2। अध्याय 1 में सिर्फ एक धारा है, धारा नंबर 2। अध्याय 1 में धारा 1 को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिएगा अध्याय 1 की धारा 2 में बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय आवश्यक है। देखो आरटी एक्ट 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है साथियों। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आरटी एक्ट को लागू किया गया था। तो ये जो 6 से 14 वर्ष के बालक जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो 1 से 8 तक की कक्षा इसमें सम्मिलित होती है। अतः धारा 2 में क्या बताया गया है कि बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाला एक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का होना आवश्यक है। इसका उल्लेख धारा 2 में किया गया है। और धारा 2 कौन से अध्याय में आती है, अध्याय 1 में आती है। ठीक है, तो पहले अध्याय में सिर्फ एक ही धारा है, धारा 2 है। अब दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा अध्याय 2 की अगर हम बात करें, कान खोल के सुनना है एक एक चीज को, दिमाग और मन और शरीर यही होना चाहिए, आंखें इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। चीज़ों को समझो, क्योंकि ये चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो मतलब थोड़ी रेस्पेक्ट करना सीखो। आप क्या पैसे देकर चीज़ों को देखते हो, चीज़ों को खरीदते हो, तो बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करते हो, लेकिन आपको लगता है कह रहे हो तो ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो फिर आदमी का मन नहीं लगता है। जबकि मैंने कह रखा है कि पैसे देकर आप कहीं कोचिंग पे पढ़ रहे होंगे ना, और इस चैनल से लगातार आप पढ़ रहे होंगे, तो आप अंतर देख सकते हो साफ साफ। पैसे देने के बावजूद भी आपको उतनी क्वालिटी नहीं मिल रही होगी साथियों, जबकि निःशुल्क है यहाँ सारी चीजें। तो अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख किया गया है, धारा 3, धारा 4 और धारा 5। अध्याय 1 जो हमने पढ़ा है उसमें धारा 2 है, जिसमें क्या बताया गया है कि भाई एक विद्यालय होना चाहिए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। अध्याय 2 में कितनी धाराओं को सम्मिलित किया गया है, 3 धाराओं को। कौन कौन सी धाराएं अध्याय 2 में, धारा 3 है, धारा 4 है और धारा 5 है। साथियों देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है इसकी तीनों ही धाराएं। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC, जिसको हम कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। साथियों
तीनों ही धाराओं का संबंध अध्याय 2 की जो तीसरी, चौथी, पांचवी धारा है किससे है? विद्यालय प्रबंधन समिति से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि आरटी एक्ट 2011 जो राजस्थान का आरटी है, इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है? तो किस अध्याय में मिलता है? अध्याय 2 में मिलता है। अध्याय 2 की कौन सी धाराओं में? तीसरी, चौथी और पांचवी। अब तीसरी, चौथी, पांचवी धारा को देखेंगे तो देखो अध्याय 2 की जो धारा 3 है, इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन और उसके क्या क्या कार्य है इसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 की जो धारा 4 है, इसमें विद्यालय प्रबंधन की जो समिति है, इसका प्रबंधन कार्यकारी समिति की क्या क्या उसको कार्य करने हैं इसका उल्लेख किया गया है। देखो यहाँ पर एसएमसी जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, 1 से 8 का जो स्कूल है इसमें तो एसएमसी होती है, और जो स्कूल 9 से 12वीं तक है उसमें एचडीएमसी होती है। साथियों दोनों में क्या अंतर है कि भाई ये छोटे स्तर पे स्कूल है, ये बड़े स्तर पे। तो एचडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी और एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो कक्षा 1 से 8 तक तो एसएमसी, कक्षा 9 से 12 तक एचडीएमसी होगी। साथियों अध्याय 2 की धारा 3 में क्या बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना है और उसके कार्यों का निर्धारण करना है। कार्य प्रबंधन कार्यकारी समिति का गठन धारा 4 में, अध्याय 2 की धारा 4 में। देखो एसएमसी का गठन वगैरह कैसे किया जाता है। तो एसएमसी में कुल सदस्यों की संख्या 16 होती है। इन 16 सदस्यों में 50% महिलाएं होती है। अगर 16 सदस्य तो मतलब 8 तो महिलाएं रहेगी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है। ठीक है, अभिभावक इसके अध्यक्ष होगा और इसका जो सचिव है वो कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा। साथियों तो इस प्रकार से एसएमसी का गठन किया जाता है। विद्यालय के विकास से संबंधित, विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित सारी चीजें इसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? एसएमसी के द्वारा। अध्याय 2 की जो धारा 5 है, इसमें विद्यालय विकास की योजनाओं के बारे में बताया गया है। देखो जो विद्यालय विकास की योजनाएं हैं वो एसएमसी और एचडीएमसी के द्वारा ही बनाई जाती है। 1 से 8 में तो एसएमसी बनाएगी, 9 से 12 का जो विद्यालय है उसमें एचडीएमसी बनाएगी। देखो यहाँ पर ये 3 धारा कौन से अध्याय में है? धारा 3 में, धारा 3, धारा 4, धारा 5 ये अध्याय संख्या 2 में है और जिसका संबंध विद्यालय प्रबंधन समिति से है। साथियों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 16, 50% महिलाएं, अध्यक्ष अभिभावक और सचिव विद्यालय का प्रधानाध्यापक इसका होता है। क्लियर है सभी के ये तीनों ही धाराएं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा है, धारा नंबर 6। अध्याय 3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा है, धारा नंबर 6। अध्याय 1 में धारा नंबर 2 है, अध्याय 2 में तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, अध्याय 3 में सिर्फ छठी धारा है। साथियों तो देखो इस छठी धारा में क्या बताया गया है। पहली चीज तो अध्याय 3 में अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है, और जो अध्याय 3 की धारा 6 है इसमें आयु अनुसार प्रवेश की बात की जा रही है कि कोई ड्रॉप आउट वाला कोई बच्चा है, ड्रॉप आउट वाला कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की उम्र 8 साल हो चुकी है लेकिन वो कभी विद्यालय नहीं गया है। साथियों विद्यालय नहीं गया, अब उसकी उम्र 9 साल होने पर वो कहाँ आया कि भाई मुझे तो पढ़ना है। उसके माता पिता उसे स्कूल में लेकर आ गए कि भाई मेरे बच्चे का प्रवेश करो। अब वो 9 साल का हो गया, उसको तो कक्षा 1 में तो पढ़ा ही नहीं, तो उसको कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देना है, उसको आयु के अनुसार प्रवेश देना है। कक्षा देखो 6 साल का था तो कक्षा 1 में देंगे, 7 साल का था तो कक्षा 2 में देंगे, 8 साल का तो कक्षा 3 में देंगे। अब 9 साल का हो गया तो उसको डायरेक्टली कौन सी कक्षा में प्रवेश दे देंगे? कक्षा 4 में प्रवेश दे देंगे। ऐसा उल्लेख किस में किया गया है? धारा 6 में किया गया है। धारा 6 किसके अंतर्गत आती है? अध्याय 3 के अंतर्गत आती है। आयु अनुसार प्रवेश देने पर 3 माह का विशेष प्रशिक्षण उसको दिया जाएगा। जैसे उसको कक्षा 4 में तो हमने बिठा लिया, कभी जिंदगी में उसने अनराम ABCD नहीं देखी, तो वो क्या बाटा सीखेगा? क्या सीखेगा? वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो उसको विशेष प्रशिक्षण 3 महीने का दिया जाएगा। इसकी जो व्यवस्था है जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक है उसके द्वारा की जाएगी। साथियों ताकि उसका जो बेस है, उसकी जो बेसलाइन है वो कंप्लीट हो सके। उसका जो आधार है, अपन यूँ कहते हैं ना, नींव अगर अच्छी नहीं है तो कितनी भी सुंदर बिल्डिंग बना लो वो गिर जाती है। साथियों अगर नींव मजबूत नहीं है तो उसकी नींव मजबूत की जाती है 3 महीने तक कि भाई उस स्तर तक वो आ सके। ठीक है,
तो इसका उल्लेख धारा 6 में किया गया है और ये धारा 6 किसके अंतर्गत आती है? अध्याय 3 के अंतर्गत आती है। चलिए अध्याय 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा जो अध्याय है इसमें 3 धाराएं साथियों, धारा 7 है, धारा 8 है, धारा 9 है। अध्याय 1 में धारा 2 थी, अध्याय 2 में कौन सी धारा थी? तीसरी, चौथी, पांचवी। अध्याय 3 में कौन सी धारा थी? छठी। और अध्याय 4 में 7वीं धारा है, 8वीं धारा है और 9वीं धारा है। तो इन तीनों का उल्लेख करेंगे। देखिए अध्याय 4 में मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के दायित्वों के बारे में बताया गया है कि राजस्थान सरकार के कौन कौन से दायित्व है। अब एक एक धारा के बारे में देखेंगे, 7वीं, 8वीं, 9वीं धारा के बारे में। तो चलिए अध्याय 7, 8, 9 में यहाँ पर देखिएगा। अध्याय 4 की धारा 7 में, यहाँ 7 टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया, ये 7वीं धारा है साथियों। ये कौन सी धारा है? 7वीं। अध्याय 4 की धारा 7 में क्षेत्र टाइप हो गया 7 की जगह। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय की दूरी छात्र निवास से 1 किलोमीटर अधिकतम होगी और 6 से 8 तक विद्यालय की दूरी छात्र निवास से 2 किलोमीटर अधिकतम होगी। देखो अध्याय 4 की धारा 7 क्या कहती है कि कक्षा 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्कूल है, पीएस प्राइमरी जो स्कूल है, इसमें साथियों जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके घर से विद्यालय की दूरी अधिकतम 1 किलोमीटर रहेगी और जो बच्चे कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय में पढ़ने आते हैं उनके घर से विद्यालय की अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर होगी साथियों। तो ये आपको अध्याय 4 में याद रखना है, इसका उल्लेख किया गया है। और कौन सी धारा में? धारा 7 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट धारा 8 को देखेंगे तो अध्याय 4 की जो धारा 8 है इसके अंतर्गत शैक्षिक जो प्राधिकारी मतलब जो शिक्षा से संबंधित जो अधिकारी है और जो राज्य सरकार है इसके दायित्वों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 4 की कौन सी धारा में? धारा 8 में कि शिक्षा से संबंधित अधिकारियों व राज्य सरकार के दायित्व किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा 8 में। किस अध्याय में उल्लेखित है? तो अध्याय 4 में। जो अध्याय 4 की धारा 9 है इसमें जो स्थानीय अधिकारी है साथियों शिक्षा से संबंधित, उनके द्वारा 14 वर्ष के बालकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कौन कौन से बालक 6 से 14 वर्ष के मध्य आते हैं, क्या वो पढ़ने आते हैं या नहीं आते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, आखिर क्या कारण है कि वो प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसका उल्लेख अध्याय 4 की धारा 9 में किया गया है। तो ये आपके 7वीं, 8वीं, 9वीं धारा थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 7वीं धारा है अध्याय 4 में। चलिए अध्याय 5 की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 5 को देखेंगे तो अध्याय 5 में धारा 10, 11, 12, 13, 14 और 15 मतलब टोटल 6 धाराओं का उल्लेख अध्याय 5 में किया गया है। कितनी? 6 धाराओं का उल्लेख अध्याय 5 में किया गया है साथियों। तो 10 को देखेंगे, धारा 11 को, धारा 12, धारा 13, धारा 14 और 15, एक एक को अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिएगा अभी हमने 4 अध्याय तो पढ़ लिए और 4 अध्याय की 9 धाराएं पढ़ ली। कौन कौन सी? अध्याय 1 में धारा 2 है, अध्याय 2 में तीसरी, चौथी, पांचवी है, अध्याय 3 में छठी है, अध्याय 4 में 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है और अध्याय 5 में 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अध्याय 5 में 5 दूनी 10, 5 या 15, 10 से 15 तक याद रख लेना, पायडा आ रहा है 5 दूनी 10, 5 या 15, 10 से लेकर के 15 तक जो धाराएं हैं इसका उल्लेख अध्याय 5 में किया गया है आरटी एक्ट 2011 में। क्लियर है सभी के? तो देखो धारा 10 को देख लेते हैं। आपके जो अध्याय 5 की धारा 10 है साथियों, इसमें निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को निशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। जैसे वहां पर हमने आरटी एक्ट 2009 जब पहले पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि भाई निजी जो विद्यालय होते हैं कितनी भी भले 1 लाख फीस है उसकी 1 महीने की, लेकिन उस पर भी 25% सीटों पर गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसका उल्लेख जो है राजस्थान जो सरकार का जो अधिनियम है 2011 वाला, इसमें धारा 10 में किया गया है। देखिएगा अध्याय 5 की जो धारा 11 है इसमें निजी विद्यालय में 25% सीटों पर जिन गरीब बालकों को प्रवेश दिया गया है उनके व्यय की राशि का निर्धारण सरकार के द्वारा, जो सरकार के अधिकारी है उनके द्वारा किया जाएगा। तो 10 और 11 का संबंध किससे है? धारा 10 में क्या बताया गया है? अध्याय 5 की धारा 10 में बताया गया है
कि जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल है, इसमें 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश गरीब बच्चों को देंगे। और उन गरीब बच्चों की जो व्यय राशि है वो कितनी है, इसका निर्धारण धारा 11 में किया गया है साथियों। अब धारा 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए धारा 12 जो कि अध्याय 5 की धारा है, आयु के दस्तावेज के संबंध में इसमें बताया गया है, दस्तावेज के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी छात्र को। जैसे मान लीजिए बालक के पास, जैसे मान लीजिए कि भाई वो प्रवेश लेने आता है, क्या लेने आता है, प्रवेश लेने आता है, तो उससे हम पूछेंगे कि भाई तेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो कहाँ पर है। तो बालक कहेगा कि सर मेरे पास, तो मतलब उसके माता पिता भी रहेंगे वहीं पे, तो वो कहेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, तो आधार कार्ड दे दे बेटा कि तेरा आधार कार्ड कहाँ है। तो वो कहेगा कि सर मेरा तो आधार कार्ड नहीं बना है। चलो कोई बात नहीं। भामाशाह नाम है क्या तेरा, कि सर मेरा तो, हमारे तो परिवार में भामाशाह भी नहीं बन रहा है, कि चलो कोई बात नहीं। राशन कार्ड है तेरे पास, कि सर हमारा राशन कार्ड तो गुम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अस्पताल में कभी गया होगा, वहां पर पर्ची में लिखाई होगी कि कितने वर्ष का है, कि सर मैं तो कभी अस्पताल में भी नहीं गया। कोई भी दस्तावेज, किसी भी प्रकार का उम्र से संबंधित दस्तावेज जिसका उल्लेख अध्याय 5 की धारा 12 में किया गया है, अगर वो भी उपलब्ध नहीं होता तो फिर भी आप यूं नहीं कह सकते हो कि जा तुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है साथियों। तो फिर आप एडमिशन कैसे दे दोगे, तो फिर किसी भी साक्ष्य नहीं मिलने पर भी आप माता पिता के अनुसार जो आयु बताई जाती है उसके आधार पर उसको उस कक्षा में रखना पड़ेगा, आपको आयु के अनुसार प्रवेश उसको देना पड़ेगा। जो अध्याय 5 की धारा 13 है इसको देखते हैं। तो देखिएगा, बालक विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ के 6 माह में अथवा कभी भी प्रवेश ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई 2022 है, ये 2022 से अभी आपके क्या चल रही है, अगस्त चल रही है साथियों, अगस्त लगभग खत्म होने वाली है। तो अब यहाँ पर जुलाई में आपने एडमिशन लेना चालू किया, कोई बालक नहीं आया, अगस्त में भी नहीं आया, सितंबर में भी नहीं आया, अक्टूबर में भी नहीं आया, नवंबर में भी नहीं आया, 5-6 महीने हो गए फिर भी प्रवेश लेने नहीं आया। तो क्या करोगे, वो आया मान लो जनवरी में, जनवरी 2023 में वो आया कि मेरे बच्चे का नाम लिखो सर कक्षा 3 में, ये क्या कहोगे कि नहीं यार अगले साल आना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, उसको विशेष प्रशिक्षण थोड़ा दिया जा सकता है। जो गैप हुआ है, जो लर्निंग गैप हुआ है सीखने में उसके, उसको सही करने के लिए, उसकी बेसलाइन को सही करने के लिए आप उसको विशेष प्रशिक्षण 1 आध महीने का दे सकते हो। तो मतलब प्रारंभ के 6 माह में एडमिशन हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप उसको कभी भी, आप एडमिशन जब भी लेना वो चाहे तभी एडमिशन आपको देना पड़ेगा, ऐसा अध्याय 5 की धारा 13 में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे धारा 14 की ओर। तो धारा 14 में निजी विद्यालयों की मान्यताओं से संबंधित मापदंड बताए गए हैं साथियों। अध्याय 5 की जो धारा 14 है कि आप बिना सरकार की मान्यता के कोई स्कूल, कोई निजी विद्यालय नहीं खोल सकते हो। एक बार यदि आपको कोई निजी प्राइवेट स्कूल चलाना है तो आपको सरकार से क्या लेनी पड़ेगी, मान्यता लेनी पड़ेगी। और मान्यता लेने के लिए आपको स्कूल का जो भवन है, जो भौतिक स्थिति है भवन की, वो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी, लोकेशन कहाँ पर है, उसमें कमरे कितने हैं, रोशनदान कितने हैं, आप मतलब सारी चीज़ें। तो जितने भी मापदंड सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं वो पूरे होने के बाद सरकार उन चीज़ों को मान्यता देती है और आप स्कूल चला सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने उन मान्यताओं को तोड़ा, उन मापदंडों का उल्लंघन किया, तो अध्याय 5 की धारा 15 ये कहती है कि गवर्नमेंट उन निजी विद्यालय की मान्यता को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, वो विद्यालय पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। जैसे अभी जालोर में एक घटना घटी थी, तो साथियों उसमें क्या हुआ, जो वो निजी विद्यालय था, कैसा विद्यालय था, प्राइवेट स्कूल था वो, और प्राइवेट स्कूल में क्या हुआ, येन केन कैसे भी करके उस विद्यालय की गलती सामने आई, वो गवर्नमेंट के द्वारा जो मापदंड है उसका उसने उल्लंघन कर दिया, एक छात्र की मृत्यु हो गई, तो उसके कारण उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई थी। और उसने, सरकार ने कौन सी धारा का उपयोग करके उसकी मान्यता रद्द की थी, धारा 15 का उपयोग करके। धारा 15 का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 5 में किया गया है साथियों। क्लियर है, मान्यता धारा 14 में और उस मान्यता को रद्द करना धारा 15 में बताया गया है। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। टोटल हम 5 अध्याय पूरे कर चुके हैं। देखो पहले अध्याय में दूसरी धारा, दूसरे अध्याय में तीसरी, चौथी, 5वीं धारा, तीसरे अध्याय में
छठी धारा, चौथे अध्याय में 7वीं, 8वीं, 9वीं धारा और 5वें अध्याय में 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं और 15वीं 15 धारा का उल्लेख हम 5 अध्यायों में कर चुके हैं। एक एक चीज को पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे छठे अध्याय की तरफ। तो छठे अध्याय में आपके कितनी धाराओं को सम्मिलित किया गया है? 6 धाराओं को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं। जैसे अपन ने अध्याय 5 में भी कितनी धाराएं पढ़ी थी? 6। आपके 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं इन 6 धाराओं का उल्लेख अध्याय 5 में किया था। और 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन 6 धाराओं का उल्लेख हम अध्याय 6 में करेंगे साथियों। तो चलिए अध्याय 6 की धारा नंबर 16 पे आते हैं। देखो अध्याय 6 की धारा नंबर 16 क्या कहती है कि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता होना चाहिए। जैसे RT गलत टाइपिंग हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षक यदि निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहेगा, भाई सरकारी स्कूल में तो कौन पढ़ाएगा? जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वही पढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की तो बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो तो न्यूनतम योग्यता क्या, वो तो कंपटीशन फाइट करके लगेगा। उसमें कंपटीशन फाइट करके लगेगा तो कंपटीशन फाइट कैसे करेगा? योग्यता रखेगा तभी तो करेगा। तो इसलिए बात करेंगे निजी विद्यालयों की। निजी विद्यालयों में जो 10वीं पास मास्टर, जो 8वीं पास मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो इनवैलिड है साथियों। न्यूनतम RTET पास होना चाहिए। RTET या रीट जिसको वर्तमान में हम कहते हैं। गवर्नमेंट ने ये नियम ला दिया है कि ये नियम बदलते रहते हैं, खैर ठीक है। तो न्यूनतम जो गवर्नमेंट ने योग्यता बता रखी है, यदि वो योग्यता आप रखते हो तो ही आप निजी विद्यालयों में पढ़ा सकते हो। तो ये अध्याय 6 की धारा 16 में ऐसा उल्लेख किया गया है। अध्याय 6 की धारा 17 को देखेंगे, देखिएगा। अध्याय 6 की धारा जो 17 है, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा इलाका है जहां पर RTET या फिर जो मतलब न्यूनतम जो योग्यता है वो टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? सरकार छूट देती है। और छूट देने का जो प्रावधान है अध्याय 6 की धारा 17 में दिया गया है। जबकि जो अध्याय 6 की धारा 18 है, इसमें जो छूट दी गई थी, उस छूट यूनिक हमेशा ही छूट में ही पढ़ा लो। आपको न्यूनतम 5 वर्ष में उस न्यूनतम योग्यता को प्राप्त करना होगा साथियों। पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो आपके पास नहीं है। अगर सरकार जैसे मान लो कि भाई सरकार खुद, हाँ चलो कोई बात नहीं हम छूट दे देते हैं, आपके इलाके में बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं तो यहाँ ऐसे योग्यता वाले नहीं मिल सकते, तो सरकार ने छूट दे दी। तो सरकार क्या कहती है धारा 18 के अंतर्गत कि छूट तो हमने दी है, 5 साल में कंप्लीट कर लेना RTET पास, नहीं तो हटा देंगे। तो ऐसा धारा 18 में उल्लेख किया गया है, अध्याय 6 की धारा 18 में। चलिए अध्याय 6 की धारा 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अध्याय 6 की धारा 19 शिक्षकों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तो भैया ऐसा है, निजी विद्यालयों में तो वेतन दिया जाता है, भत्ते तो दिए नहीं जाते। भत्ते कौन से में? गवर्नमेंट स्कूल में दिए जाते हैं। अब वेतन भत्तों का तो क्या होता है, सालवार ये तो चेंजेज होता रहता है। जैसे अभी आप नौकरी लगोगे, 3rd ग्रेड टीचर बनोगे, तो अभी प्रोबेशन में 21,330 रुपये आपके अकाउंट में डलते हैं, इतने आपको सैलरी दी जाती है। 2 साल बाद स्थायी हो जाते हो तो 33,800 पे आप स्थायी होते हो साथियों, और आपकी सैलरी लगभग 40,000 प्लस हो जाती है 2 साल बाद ही, 40,000 के आसपास। तो ये तो बदलते रहते हैं। फिर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50,000 क्रॉस कर दिया आपने। तो मतलब ये बदलते रहते हैं, लेकिन इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अध्याय 6 की धारा 19 में किया गया है। चलिए अध्याय 6 की धारा 20 को देखेंगे साथियों। इसमें अध्यापकों को पढ़ाने से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अध्याय 6 की धारा 20 में। देखो कौन कौन से कर्तव्य है कि भाई पढ़ाने से संबंधित कर्तव्य क्या होते हैं कि आपको टाइम से स्कूल आना है, बच्चों का टाइम से कोर्स पूरा करना है, बच्चों को टाइम से पढ़ाना है, ये चीज़ें टाइम से करनी है। तो इसका जो उल्लेख है ये अध्याय 6 की धारा 20 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अध्याय 6 की धारा 21 के बारे में। तो देखो अध्याय 6 की धारा 21 में यह बताया गया है, विद्यालयों में जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है तो इसका उल्लेख अध्याय 6 की धारा 21 में किया गया है। ये RT एक्ट 2009 नहीं है, ये 2011 है, राजस्थान वाला। साथियों मैं कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा था, क्वालिटी वाली चीज़ें ऐसी दूंगा बिल्कुल फ्री में, एक पैसे आपसे नहीं लिया जाएगा।
लेकिन फिर भी आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो तो ये दिल दुखता है इस चीज़ से। देखो, विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात की अगर हम बात करें तो भाई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों लेवल पे अलग अलग छात्र शिक्षक अनुपात होगा। कक्षा 1 से 5 में जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा 30:1, जो आरटी 2009 में हुआ करता था वही है ये तो, लेकिन इसका उल्लेख किसमें किया गया है, धारा 21 अध्याय 6 की धारा 21 में किया गया है कि 1 से 5 तक का जो स्कूल है इसमें 30 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी, और 6 से 8 तक का जो स्कूल है इसमें 35 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। यदि 1 से 5 के विद्यालय में छात्र 200 से अधिक पढ़ने आ जाते हैं तो 30 की जगह उसको बढ़ा करके 40 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। कब की जाएगी, जब 1 से 5 के विद्यालय में 200 से अधिक छात्र हो जाते हैं। तो साथियों, इसका उल्लेख अध्याय 6 की धारा 21 में किया गया है। देखो भाई, 6 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। यूं देख लीजिए, अध्याय 1 में धारा 2, अध्याय 2 में धारा 3री 4th 5वीं, अध्याय 3 में धारा 6ठी, अध्याय 4 में 7वीं 8वीं 9वीं, अध्याय 5 में 10 से लेकर के 15 तक, 10 11 12 13 14 15, और अध्याय 6 में 16 से लेकर के 21 तक, 16 17 18 19 20 21। अब अध्याय 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अध्याय 7 को देखेंगे, देखिएगा अध्याय 7 को। अध्याय 7 में सिर्फ 2 धाराएं हैं, एक तो धारा 22 है और धारा 23 है। देखिएगा, अध्याय 7 की धारा 22 भी देखेंगे और धारा 23 भी देखेंगे साथियों। तो जो धारा 22 है अध्याय 7 की, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में बताया गया है और सीसीई के बारे में बताया गया है। सीसीई मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अध्याय 7 की धारा 22 में बताया गया है, और पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में भी अध्याय 7 की धारा 22 में ही बताया गया है साथियों, कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। चलिए अध्याय 7 की धारा 23 को देखेंगे। तो आपके धारा 23 क्या है, देखिएगा। अध्याय 7 की धारा 23 कहती है कि प्रत्येक बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान उसे करना पड़ेगा। मतलब कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है, जब वो पूर्ण कर लेता है तो उसको एक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 चीजें याद रखना, एक होती है प्राथमिक शिक्षा और एक होती है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीजें। प्रारंभिक शिक्षा का पूर्णता का जो प्रमाण पत्र है वो 8वीं पास करने पर मिलता है। इसका उल्लेख धारा 23 में किया गया, और धारा 23 कौन से अध्याय में है, अध्याय 7 में है साथियों। क्लियर है सभी के। और प्राथमिक शिक्षा का मतलब 1 से 5 होता है, और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का मतलब 1 से 8 तक की शिक्षा। तो ये आपके अध्याय 7 की धारा भी कंप्लीट होती है। देखिएगा, 7 अध्याय टोटल पढ़ लिए हैं, वापस रिवाइज करते हैं। पहले अध्याय में धारा 2, दूसरे अध्याय में धारा 3री 4थी 5वीं, तीसरे अध्याय में धारा 6ठी, चौथे अध्याय में धारा 7वीं 8वीं 9वीं, 5वें अध्याय में धारा 10 से लेकर के 15 तक साथियों, 10 11 12 13 14 15। 6ठे अध्याय में धारा 16 17 18 19 20 21, और 7वें अध्याय में धारा 22 और धारा 23 देखिए हमने अब हम 8वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां अध्याय देखेंगे, अध्याय नंबर 8, जिसमें धारा 24 और 25 को सम्मिलित किया गया है। देखो 7वें अध्याय में तो 22 और 23, और 8वें अध्याय में 24 और 25। तो अध्याय 8 की धारा 24 को भी देखेंगे और अध्याय 8 की धारा 25 को भी देखेंगे। देखो अध्याय 8 की जो धारा 24 है, इसमें शिक्षकों की शिकायत का निवारण ब्लॉक स्तर पर व जिला स्तर पर करने का प्रावधान किया गया है कि अगर शिक्षकों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, शिकायत है, तो इसका उल्लेख वो इसकी शिकायत कहाँ पर, एक तो ब्लॉक स्तर पे जो आपके सीबीओ रहता है, सीबीईओ जो पीओ रहता है, यहाँ से सीबीओ तक शिकायत आप कर सकते हो। जिला स्तर पर यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है तो एक शिक्षक जिला स्तर पर भी, जैसे डीओ कार्यालय वगैरह है, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका उल्लेख अध्याय 8 की धारा 24 में किया गया है। अध्याय 8 की धारा 25 को देखेंगे। तो अध्याय 8 की धारा जो 25 है साथियों, इसमें छात्र के अभिभावकों की शिकायत का निवारण किया गया है कि भाई मान लो अध्यापकों की शिकायत का निवारण तो धारा 24 में, और छात्र के जो अभिभावक है मतलब छात्र के जो माता पिता है उनकी शिकायत का निवारण
अध्याय 8 की धारा 25 में किया गया है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है स्कूल से, शिक्षक से, पढ़ाने से संबंधित कोई भी, तो वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ऐसा उल्लेख धारा 25 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अध्याय 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 अध्याय और बच रहे हैं अब आपके, टोटल 10 अध्याय है। तो देखिएगा पहले अध्याय में दूसरी धारा, दूसरे अध्याय में तीसरी, चौथी, पांचवी धारा, तीसरे अध्याय में छठी धारा, चौथे अध्याय में 7, 8, 9 धारा, पांचवें अध्याय में 10 से लेकर के 15 धारा, छठे अध्याय में 16 से लेकर के 21 तक की धारा, सातवें अध्याय में 22 और 23वीं धारा, आठवें अध्याय में 24 और 25वीं धारा। ठीक है, तो ये चीजें आपके कंप्लीट हो चुकी है। अब 9वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आशा है याद हो रहा होगा, गारंटीड याद हो रहा होगा साथियों। चलिए अध्याय नंबर 9 देखेंगे। तो अध्याय नंबर 9 में 3 धाराओं को सम्मिलित किया गया है, 26, 27 और 28। 26वीं धारा देखेंगे, 27वीं धारा देखेंगे और 28वीं धारा देखेंगे। तो देखो धारा नंबर 26, धारा नंबर 26 अध्याय 9 चल रहा है आपके। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान धारा नंबर 26 में किया गया है और धारा नंबर 27 में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराने का यहाँ पर कि भाई उल्लेख किया गया है धारा नंबर 27 में। पहले इसकी प्रोसेस लंबी होती थी, लेकिन वर्तमान में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन जिसको कहते हैं, अगर बालकों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या बालकों के साथ कोई हरकतें विद्यालय में किसी शिक्षक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो बालक उसकी शिकायत 1098 नंबर पर धारा 27 के अंतर्गत कर सकता है और इसके गठन का जो प्रावधान है वो धारा नंबर 26 में है साथियों। धारा नंबर 28 देखेंगे। धारा नंबर 28 से राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने का प्रावधान धारा नंबर 28 में किया गया है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 14 तो सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है साथियों। किसमें? राज्य सलाहकार परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। जैसे इसमें बड़े बड़े पद होते हैं साथियों, जैसे शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री, ऐसे बड़े बड़े पद इसमें होते हैं। किसमें? राज्य सलाहकार परिषद में साथियों। और इसका उल्लेख धारा 28 में किया गया है। कुल सदस्यों की संख्या 14, जिसमें 1 अध्यक्ष भी होता है। तो ये आपके कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 2, 26वां, 27वां और 28, तीनों धाराओं को देखा है। अब धारा नंबर 29 बच रही है, जो कि अध्याय 10वें में आती है। तो चलिए अध्याय 10 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 10 साथियों, इसमें धारा 29 है, जिसमें शंकाओं का निवारण का प्रावधान है। किसमें? अध्याय 10 में सिर्फ एक ही धारा है, धारा 29, जिसमें शंकाओं का निवारण का प्रावधान है। तो टोटल ये 10 अध्याय है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारे अध्यायों का और धाराओं का। पहले अध्याय में दूसरी धारा, दूसरे अध्याय में तीसरी, चौथी और पांचवी धारा, तीसरे अध्याय में छठी धारा, चौथे अध्याय में 7वीं, 8वीं, 9वीं धारा, पांचवें अध्याय में 10 से लेकर के 15 तक की धारा, छठे अध्याय में 16 से लेकर के 21 तक की धारा, सातवें अध्याय में 22वीं और 23वीं धारा, आठवें अध्याय में 24वीं और 25वीं धारा, 9वें अध्याय में आपके 26वीं धारा, 27वीं धारा, 28वीं धारा और 10वें अध्याय में आपके 29वीं धारा। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब याद रखिएगा, एक एक पॉइंट मैंने बताया है, पूरी कोशिश की है बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें देने की साथियों। तो ये आपके RT 2011 राजस्थान के संदर्भ में मैंने कंप्लीट करवा दिया एक वीडियो में। अब आप बताओ भाई कैसा लगा वीडियो? पूरा बिल्कुल मेहनत के साथ पढ़ाया आपको, ठीक है? तो लाइक शेयर करना नहीं भूले यार, इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर तो कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।